डॉक्टर राजाराम, एक एक बात जो राजेश सर ने शुरू में कही थी कि मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला रहे थे गुजरात के अंदर, ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही थी। तो ये दृश्य तो मुझे लगता है हर राज्य का है, इनफैक्ट केंद्र में भी है। भाई केंद्र में कौन सा मंत्री जो है वो अपना मंत्रिमंडल चलाता है? किसी भी भाजपा शासित राज्य में कौन सा मुख्यमंत्री जो है वो अपना मंत्रिमंडल चलाता है, वो प्रदेश चलाता है, वो इतना सक्षम है कि फैसले ले पाए सरकार के हिसाब से? एक उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा माहौल अलग है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ शायद खुले तौर पे मुकाबला कर लेते हैं, जो भी वजह हो उसकी। वो कभी कोई संघ बताता है, कोई हिंदुत्व का चेहरा बताता है, इत्यादि इत्यादि। ऐसी परिस्थिति में केवल इस चीज के लिए कि सरकार को कौन चलाए, क्या सामूहिक इस्तीफा लिया जा सकता है? या केवल इस चीज के लिए कि सरकार कैसे चलेगी, क्या पूरी सरकार बदली जा सकती है? इतने बड़े कदम उठाने की जरूरत है आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को? भाई राय साहब, ऐसा है कि हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी तो हॉबी है। बहुत कम मुख्यमंत्री मैंने देखे हैं। एक तो मैंने अजीत जोगी को देखा जो खुद सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, तो ब्यूरोक्रेसी को जिस तरीके से वो ताश के पत्ते फेंटते उस तरफ से फेंटते थे और बड़ा कुशल नियंत्रण उनका रहता था। दूसरा मैं दो एक उदाहरण है। लालू प्रसाद यादव को भले आप माने कि वो गांव गंवई के प्रतिनिधि थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को जिस तरीके से वो उसकी नकेल हाथ में रखते थे, वो भी एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। अब इस्तीफे पे आते हैं तो सर, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए जिस तरह से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा इस देश में लिया गया। वो साधारण दुर्लभ घटना नहीं है, हम लोग भूल गए लगता है। तो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा जो था वो एक लैंडमार्क है, और ये सामूहिक इस्तीफा कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको ख्याल होगा 1981 में टी अंजैया ने भी पूरे मंत्रिमंडल के साथ दिया था, खुद भी दिया था। और यहाँ पर दो कारण होता है। एक तो भाई बड़ा कोई विद्रोह हो मुख्यमंत्री के खिलाफ, केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ, या संगठन के मुखिया के खिलाफ, और उसके लिए भी इस्तीफा दे। यहाँ पे इस्तीफा का जो कारण स्पष्ट ये है कि एक तो पार्टी विद द डिफरेंस बहुत हमारी अनुशासित पार्टी है, यह एक दिखाना। दूसरा क्या है कि अभी एक मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि तिलिस्म ध्वस्त हो गया ब्रांड मोदी का। मैं कहूंगा कलई उधड़ गई। जो गुजरात मॉडल जो था, ब्रांड मोदी का जो आधार था, ठीक है, ब्रांड मोदी का आधार था कि भाई केंद्र में इस व्यक्ति को लाया जाए। गुजरात में इसने इतना चमत्कार किया है, और सोशल मीडिया प्रचार माध्यम इन सबको जिस तरह से साधा अपने कारपोरेट साथियों के साथ मिलके, तो एक माहौल बन गया था कि हाँ, यह व्यक्ति आएगा तो देश में करिश्मे हो जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि पूरे देश के करिश्मे की तो बात छोड़िए, जब गुजरात की हकीकत सामने आने लगी और 2027 में चुनाव है, लगभग आधी गिनती हो चुकी है, और अब आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। तो साहब, आपने एक ही दो उदाहरण दूंगा। जैसे गिफ्ट सिटी योजना थी, उसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, और अब आंकड़ा सामने है कि केवल 9,000 लोगों को मिला है 10 लाख में से। आप 1% भी नहीं बोल पाएंगे। तो और देखिए कि भ्रष्टाचार का जो आलम रहा कि अभी ज्यादा दिन नहीं भी, 2-3 महीने पहले की तो बात है, शायद जुलाई में बड़ोदरा का पुल जो गिरा गिरा था, पादरा का, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। इस तरह से समझ में आया कि भाई अच्छा, और भी जो मापदंड है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विकास के, कि महिलाओं की क्या दशा है, बाल मृत्यु का जो दर है वो देखेंगे इतना ऊंचा है गुजरात में। मातृत्व सुरक्षा की अगर बात करें तो माताओं की मृत्यु दर भी बहुत ऊंची है। एनीमिया के मरीजों की दर गुजरात में सर्वाधिक देखी जा रही है। और लगातार देखें कि आदिवासी और जो पिछड़े हैं, उनके जो जो इंडेक्स है, डेवलपमेंट इंडेक्स, वो एकदम नीचे है। बड़ा असमान विकास, जो थोड़ा बहुत विकास भी हुआ है, बड़ा असमान विकास हुआ है। औद्योगिक विकास की बात की जा रही है, लेकिन 365 दिन में 60 दिन ऐसे थे गुजरात में कि वहां की हवा सांस लेने के काबिल नहीं थी, इतनी खतरनाक स्थिति में थी। तो ये जो सूचकांक ये है कि भाई
लगातार 1998 से लेकर अब तक 27 साल तक भाजपा का शासन रहने के बाद जितने विकास के मापदंड तय हैं, किसी मापदंड पे आप औसत तक नहीं पहुंच पाए। तो ये रिपोर्ट कार्ड बहुत बुरा है। अब इसे आप इस तरह से कि भाई 16 मंत्री बदल दिए, नई टीम आएगी, अब ये कमाल करेगी और अब ज्यादा काम करने वालों को लाया जाएगा, ये सारी चीजें मतलब आईवास जिसे कहते हैं वही है। अगर आप बोतल बदल दो और शराब या दवाई वही रहे अंदर में, तो असर भी वही होगा। तो मैं इसमें कुछ भी नया नहीं देखता हूँ और मेरा मानना है कि यह कदम, इससे कोई विशेष गुजरात में इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक ये लगातार 27 सालों तक शासन का जो कारण है कि ये भी रहा कि बड़ा कमजोर विपक्ष था। कांग्रेस के जो अंदर खाने इतना बिखराव रहा है और भी बहुत सारे कारण थे। दूसरा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव की, उसमें यानी मतलब बराबरी का स्तर अगर आपको न मिले तो भी आप, हम एक तरफ से विपक्ष को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि लोकतंत्र में जो बराबर का मौका मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। मेरा मानना है आज की जो चुनाव प्रणाली है, आज का जो सिस्टम है चुनाव का, और जिस तरह का इलेक्शन कमीशन है काम कर रहा है, और यहाँ तक कि मैं जुडिशरी पे भी सवाल जरूर उठाऊंगा, ये सारे मिलके एक ऐसा नेक्सस बन गया है जहां जो, या वोट चोरी की बात जो आई सामने, ठीक है, इन सारी चीजों को देख के लगता है कि चुनाव अब एक प्रहसन है। जनता के पैसे पर, हमारे टैक्स के पैसे पर अरबों खरबों रुपया खर्च करके एक प्रहसन है। और वास्तव में लोकतंत्र कहीं बिला गया है। सही में जो चुनाव जीत के जो आदमी आ रहा है, आप दावा नहीं कर सकते कि सच में यह इसे जनता ने चुना है, क्योंकि जब वोटर कौन है हमें नहीं मालूम, ईवीएम कैसे काम कर रही है हमें नहीं मालूम, इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम कर रहा है हम देख रहे हैं। तो मेरा मानना है इक्वल स्टैंडर्ड पे ये वार या लड़ाई या चुनाव इलेक्शन कुछ हो ही नहीं रहा है। अब आप चुनते चाहे 16 श्यामलाल रामलाल को ले आइए या गंगूराम और सोमारू राम को ले आइए, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। अब वो एंटी इनकम्बेंसी की जो जहां तक बात होती है, तो भाई चुनाव के कुछ पहले अगर वो बदलाव होते, जैसे अभी हमने लेटेस्ट हरियाणा में देखा कि किस तरीके से चेहरा बदल दिया गया, खट्टर साहब को किनारे लगा दिया गया, गुजरात में हमेशा ये होता रहा है। लेकिन 2.5 साल के अंदर ये पूरा कैबिनेट रीसफल करने की बात, अगर मंत्रिमंडल में बदलाव भी करना होता तो क्या सारे मंत्री एक साथ बदल दिए जाएंगे? क्या सारे ही मंत्री नॉन परफॉर्मिंग हो गए? तो ये सवाल उठता है। बहुत छोटा 1-1 मिनट का आंसर लूंगा आप सबसे एक बार फिर से।